हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। और आज का हम लोग का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है। दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस, है ना। राहुल गांधी ने का मेल आया था कल कि ये क्लास ले लेना, है ना। और इसका हम तुम्हें पूरा 150 रुपया देंगे। फिर हमारा कल का टॉपिक रहेगा बीजेपी, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो जो इवेंट रहे हैं, सारी चीज़ें वो हम प्री इंडिपेंडेंस तक की देखने वाले हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। विवेक, विपिन, शिवम, अंजलि, काजल, सभी को गुड इवनिंग। वॉइस तो प्रॉपर है ना, एक बार कंफर्म कर दो। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस, है ना। राहुल गांधी ने का मेल आया। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि हाँ ये इस टाइम बनी, लेकिन ऐसे नहीं कि कांग्रेस एकदम से बन गई। उसके पीछे का कुछ रीज़न था और उससे पहले भी कुछ एसोसिएशंस बन चुके थे। बिकॉज कोई भी चीज़ होती है तो धीरे धीरे होती है ना। जैसे कि चलो एग्जांपल जो माइंड में आ रहा था वो नहीं देंगे, बस सिंपल सा ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ी सी हमें जो चीज़ पार्टी दी, या फिर चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, कि हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए, तो लोगों को तो लगता है कि हाँ मतलब सक्सेसफुल हो गए, और रातों रात मतलब जो बोलते हैं ना नाइट सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन जो एक्चुअल में सक्सेसफुल होता है उसे पता है कि वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बल्कि उसके पीछे भी उसमें काफ़ी सारे फेलियर्स रहे हैं और काफ़ी सारे सक्सेसेस भी छोटी छोटी रही हैं। तो उसी तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो बड़ा सक्सेस रहा, अब ये दिल पे नहीं लेगा कोई, मतलब हम प्री इंडिपेंडेंस सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इतना सक्सेसफुल रहा, ठीक, तो ऐसे ही नहीं कि एकदम से ये ओरिजिनेट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या अपना माइक अपना क्या लिखते हो कमेंट में। चलो तो अभी इस पर फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी कुछ छोटे छोटे ऐसे एसोसिएशंस बने, एक तरह से इंडियंस के द्वारा अपनी आवाज़ को ब्रिटिशर्स के सामने रखने के लिए। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, या फिर उस टाइम पे भी दो तरह के लोग थे। एक वो जो थोड़े से कट्टर टाइप थे, यानी कि नहीं सीधे हम बंदूक के नीचे नहीं उतरेंगे, लाठी या ये सब डंडे चलाएंगे, यानी कि थोड़े उग्रवादी थे। एक थोड़े नरमवादी थे, ठीक है, यानी कि वो पिटिशंस लिख के ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात सामने रखते थे कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स और इसको सही किया जाए। तो इसलिए जो लिटरेट इंडियंस हैं हम बोल सकते हैं कि उनका एसोसिएशन बनता रहा है, पहले मेनली उन्हीं का बना है एसोसिएशन। उनका हमें देखने को नहीं मिला जो थोड़े से उग्रवादी हैं, क्योंकि वो एकदम इस पर एसोसिएशन बनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम पढ़ें उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस देख लेते हैं जो कांग्रेस के बनने से पहले बने। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा। इसकी अगर बात करें तो 1836 में बना था। ये राजा राम मोहन राय के जो एसोसिएट्स थे मेनली उन्होंने बनाया था। एसोसिएट मतलब उनके जो एक तरह से बोल सकते हैं जो साथ में लोग रहते थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी 1836 में। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कब बना, किसने बनाया, बस। और कुछ हमें इसके रिगार्डिंग डिटेल्स ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर बात करें तो 1866, कहीं कहीं पे 1867 लिखा हुआ है, तो इतना मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सर अगर दोनों ऑप्शन में होगा तो, क्योंकि मुझे पता है ऐसा ही डाउट आता है ये बताने के बाद। तो 1866 यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। और इसके फाउंडर हैं दादा भाई नौरोजी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर मैं बात करूँ दादा भाई नौरोजी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और किस किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करें तो ये 1870 के टाइम पे बनता है, 1870 के टाइम पे। और ये बनाते हैं मेनली MG रानाडे। कौन? MG रानाडे। इंडियन लीग की अगर बात करें तो ये इंडियन लीग बनता है इन द ईयर 1875, 1875। यहाँ पे सब ऑर्डर में लगे हुए हैं, और इसको बनाया था शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष जो हैं इसके फाउंडर हैं इंडियन लीग के। अब थोड़ा सा इस आगे हम बढ़ें और बाकी एसोसिएशंस देखें उससे पहले, या फिर चलिए हम पहले एसोसिएशंस ही देख लेते हैं और उसके बाद हम दादा भाई नौरोजी के बारे में चीज़ें देखेंगे। इंडियन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो 1876, याद करिए 1875 में इंडियन लीग बनता है, और देन इंडियन एसोसिएशन, या फिर इसी को हम इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी बोल देते हैं। अगर इंडियन नेशनल एसोसिएशन
करके पूछ ले तो भी आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेम चीज़ ही हैं। 1876 में ये बनता है और इसके मेनली जो फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस इसके फाउंडर रहे इन द ईयर 1876। देन कमिंग ऑन टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कब बनता है? ये उसी साल बनता है जिस साल कांग्रेस का गठन होता है 1885 में, और मद्रास महाजन सभा उसके एक साल पहले 1884 में बनती है। इसके फाउंडर्स हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हम देख लेते हैं। तो ये है हमारे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। और यही लोग जो है मैं नाम लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, यही लोग कांग्रेस की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने जो बनाया, इनमें इन लोगों की मेन डिमांड ये थी कि एक्चुअल में ये कर दिया गया था कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था तो इंडियंस के लिए मैक्सिमम एज को कम कर दिया गया था। अब आप खुद ही सोचो कि अगर मैक्सिमम एज को कम कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आज किसी एग्जाम को देने के मान लेते हैं सीपीओ एग्जाम देने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 25 मैक्सिमम एज है, उसको रिड्यूस करके अगर मान लो 20 कर दिया जाए तो प्रोटेस्ट तो होगा ना। तो उसी को एड्रेस करने के लिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन का गठन किया जाता है। अच्छा, कमेंट में बताइए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज? हु वाज द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ICS, दैट इज इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं ब्लू से लिख देता हूँ, एंड दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। हमारे 1863 में इन्होंने क्रैक किया था एग्जाम। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तो ये हमारे एसोसिएशंस बने, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसोसिएशंस बने। अभी आ जाते हैं हम दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज़ ये है कि ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट रहे थे, वो हम बाद में भी देख लेंगे कि कब कब प्रेसिडेंट रहे। लेकिन सबसे पहले ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन MP। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटेन की सांसद में। जैसे कि अभी ऋषि सुनक हैं, प्योरली इंडियन तो उनको नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके रूट्स इंडिया से ही है, तो वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं अभी इस समय पे। लेकिन वो ये दादा भाई नौरोजी जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, सबसे पहले इंडियन यही थे। एक्चुअल में दादा भाई नौरोजी लंदन गए थे पढ़ाई करने के लिए, देन उसके बाद ये एक्चुअल में कंपनी सेटअप करने के लिए गए थे। कंपनी वहाँ पे रन करती थी ब्रिटेन में ही, तो उसमें पार्टनर बनने के लिए गए। देन कुछ डिस्प्यूट्स हो गए, उसके बाद इन्होंने खुद की दादा नौरोजी एंड कंपनी जो है खोल दी, और उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते गए और वहाँ पर वो लिबरल पार्टी के थ्रू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु कैलकुलेटेड, और फर्स्ट पर्सन हु कैलकुलेटेड इंडिया की नेशनल इनकम, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय की इन्होंने इसको कैलकुलेट किया। एंड नॉट ओनली दिस, अभी नेशनल इनकम होता क्या है, ये हम लोग इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में। और में से काफ़ी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जो पिछले बैच वाले होंगे, हम लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को डील कर लिया है। ठीक है, नेशनल इनकम को। और इन्होंने पोवर्टी लाइन भी सबसे पहले, वो अनऑफिशियल थी, इस तरह से कोई ऑफिशियल नहीं थी, बट हाँ पोवर्टी लाइन सबसे पहले जो है इन्होंने ही दी थी। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, यानी कि राष्ट्रीय आय को, और जो गरीबी रेखा है उसको सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेट करने का काम किया, फिर देने का काम किया दादा भाई नौरोजी जी ने। ये एक पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एंड बीइंग अ पारसी इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला, एंड दैट वाज रस्त गोफ्तार, या फिर पत्रिका निकाली रस्त गोफ्तार। किसके लिए? पारसी कम्युनिटी के लिए निकाली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी आ चुके हैं, पारसी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एक बुक है, एंड दैट इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और ये आपको ऐसे ही याद करनी है, ऐसे नहीं कि हिंदी में सर बता दीजिए, तो हिंदी में सच नहीं होगा। ठीक है, तो बुक है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अगर दादा भाई नौरोजी जी की बात करें तो क्योंकि लंदन में गए थे, वहाँ पे पढ़ाई की, वहाँ पे उन्होंने बिजनेस किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन तो होगा। मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने ढंग से क्लास भी लगाई ब्रिटिशर्स की। इन्होंने ये बोला, इसमें इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही। ड्रेन थ्योरी, किस चीज़ का ड्रेन? ड्रेन मतलब होता है निकासी। किस चीज़ की निकासी? पैसे की निकासी। धन निष्कास सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में, वेल्थ ड्रेन थ्योरी। वेल्थ को किस तरह से ड्रेन कर रहे हैं, किस तरह से
लूट रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया से, उस बात की जो है यहाँ पर चर्चा करी इस बुक में दादा भाई नौरोजी जी ने। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड ही वॉज द फर्स्ट हु यूज द स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज्ड द वर्ड स्वराज फॉर दी फर्स्ट टाइम। कब यूज़ किया था वो हम देखेंगे, कांग्रेस के कौन सा सेशन था उसमें यूज़ किया था वो अभी हम देखेंगे। बट ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग, जो यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अभी एसोसिएशंस देख लिए, अब एक्चुअल में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। बिल्कुल सही। अच्छा वो उसका ईयर आप लिख रहे हो, 1905 नहीं है रजनीश कुमार, 1906 होगा। काफ़ी लोगों 1906 लिख रहे हैं। वो कैलकाटा सेशन हुआ था, 1905 जो है बनारस में हुआ था, और उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेसाइड किया था। वो हम सारी चीज़ें देखेंगे अभी, ठीक है? ओके ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस देखते हैं, कांग्रेस का गठन किस तरह से हुआ। तो एक हमारे इंडिया में ऑर्निथोलॉजिस्ट हुए। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है ज़रा बताइए? ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है? तो जो पक्षी एक तरह से हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक है, उसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोल देंगे। तो इसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या फिर इन शॉर्ट इसको हम बोल सकते हैं एओ ह्यूम। ना सिर्फ ये ऑर्निथोलॉजिस्ट था, बल्कि ये इंडियन सिविल सर्विसेज भी इसने में क्वालिफाई कर रखा था, और उसी तौर पे यहाँ पे आया था। इंडियन सिविल सर्वेंट था ये, और इसीलिए इसको ध्यान रखना फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है? फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। अब इसने कुछ इंडियंस को, जो पढ़े लिखे, जो एलीट थोड़े से इंडियंस थे, उनको कलेक्ट किया, जैसे कि जो भी मैंने नाम लिखे थे, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया इन द ईयर 1876। हमारे फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोगों को मिला के इसने एक पार्टी बनाई, और उस पार्टी का नाम पड़ा कांग्रेस। और एक्चुअल में ऐसे नहीं कि चलो मिल गया पार्टी। कहाँ पे सबसे पहले इसने मिलने के लिए बोला? तो 1885 में, 1885 में सबसे पहले इसने मिलने के लिए बोला। कहाँ पे? पूना में बोला गया था। बट पूना में ये लोग नहीं मिल पाए, क्योंकि पूना में फैल गया प्लेग, और प्लेग फैलने की वजह से इसको शिफ्ट किया गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इस पर्टिकुलर इवेंट को शिफ्ट किया गया, जो कि कहाँ पे है? प्रेजेंट है बॉम्बे में, ठीक है? बॉम्बे में था ये। और इस पर्टिकुलर सेशन को 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, और यही हम बोलते हैं कि जो पहला सेशन, और यही बना फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सेशन, जिसमें कि 72 डेलीगेट्स 72 लोगों ने हिस्सा लिया, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये हुआ। और ये ध्यान रखना कि इसमें नो विमेन, यानी कि कोई भी महिला नहीं थी इसमें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब कांग्रेस बनी, ठीक है, तो उसके पीछे का एक रीज़न था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। बात है 1884 की, 1884 की, जब हमारे यहाँ पे हुआ करते थे वॉइस रॉय। कौन? ध्यान रखिए अभी 1858 के बाद की बात कर रहे हैं, तो वॉइस रॉय टर्म में यूज़ कर सकता हूँ, राइट? याद करिए, जब हम लोगों ने देखा था 1858 का जो क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, उससे क्या हुआ था? उससे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश हो गई थी, सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश एमपी होगा, 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी असिस्ट करने के लिए, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी वॉइस रॉय बन चुका था। तो ये और इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ कम करी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उस समय 1884 के टाइम पे रिपन हुआ करता था। तो रिपन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ गवर्नर जनरल्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे 4-5। तो रिपन उस समय हुआ करता था 1884 में। तो इस, और उस टाइम पे इल्बर्ट हुआ करता था लॉ कमीशन का, जो इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसका ये चेयरमैन था, ठीक है? लॉ मेंबर था, एक तरह से बोल सकते हो लॉ मेंबर था इल्बर्ट। ये जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर था, वो रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताई ताकि आपको पता हो कि रिपन अलग है, इल्बर्ट अलग है, और इल्बर्ट रिपन से नीचे है। तो इल्बर्ट को इसने, रिपन जी ने बोला कि आप एक ऐसा है, फिर मेन क्योंकि जो रिपन था उसके आगे हम लॉर्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अब देखिएगा, मैं लॉर्ड वगैरह नहीं, बहुत ही अवॉइड करूँगा लगाना, ठीक है? क्योंकि लॉर्ड पहले थे, अब नहीं हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन रिपन थोड़ा सा उदारवादी था, थोड़ा लिबरलिस्टिक हम बोल सकते हैं, और इसने काफ़ी थोड़े से अच्छी चीज़ें करी इंडियंस के लिए। और उनमें से एक अच्छी चीज़ इसने करने का सोचा, ये जो बिल आया, एक्चुअल में मैं इसको इल्बर्ट बिल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसको कंपोज इल्बर्ट ने किया था। लेकिन इसका ये मेन पूरा जो एक्ट था, दैट वाज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वैसे आपको मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1884। इसके थ्रू
एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने का सोचा रिपन ने इन दी जुडिशरी। कैसे होता ये था कि जुडिशरी ने हमारी न्यायपालिका में उस समय, अगर मान लो कि ये कोई इंडियन है, ठीक है, और जुडिशरी में जज दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इंडियन हो सकता है, ठीक है, या वो यूरोपीय हो सकता है। तो अगर ये इंडियन है और इसने कुछ क्राइम किया है, सस्पेक्ट है, तो इसको ये भी ट्राई कर सकते हैं, इसके अंदर भी ट्रायल चल सकता है और इनके अंदर भी ट्रायल चल सकता है, कोई इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये यूरोपियन है, मेनली यूरोपियन, कौन बचा ही कौन था, ब्रिटिशर ही तो बचे थे, ठीक है, तो इसका ट्रायल जो है सिर्फ यूरोपियन के अंडर में ही चल सकता है, इंडियन के अंडर में ट्रायल नहीं चल सकता है। लेकिन इस चीज़ को रिपन ने इस बिल के थ्रू ख़त्म करने की कोशिश करी, और जब ये चीज़ सामने आई लोगों के, तो ब्रिटिशर्स ने इसका खूब विरोध किया। ना सिर्फ वो ब्रिटिशर जो इंडिया में रह रहे हैं, बल्कि जो ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, उन्होंने खूब विरोध किया। और जब ये विरोध किया तो रिपन को ये बिल वापस लेना पड़ा। रिपन वॉज इंटेलिजेंट अगर देखा जाए, उसने अपने नाम पे बिल नहीं रखा क्योंकि उसको पता था कितना बैकलैश आने वाला है। तो रिपन को ये वापस लेना पड़ा और फिर इसको अमेंड करके फिर से लाना पड़ा, जहाँ पे अब ये हुआ कि अगर कोई, मान लेते हैं कि कोई इंडियन जज ट्रायल कर रहा है किसी यूरोपियन या फिर ये मेनली ब्रिटिशर का, तो उसमें जूरी एक बनेगी। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस बनेंगे। ग्रुप ऑफ जजेस, जैसे एक जज नहीं होगा, उसमें मल्टीपल होंगे, 3, 5 ऑड नंबर ऐसे, और 50% वो उसमें जूरी में यूरोपियन जजेस होंगे। इस तरह से, जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और अदर जजेस होते हैं, उस तरह से, ठीक। तो ये जब चीज़ देख रहे थे इंडियंस, तो उनको ये लगा कि अच्छा, मतलब खुद को इतना सुपीरियर मानते हो, क्योंकि गोरे हो इसलिए खुद को इतना सुपीरियर मानते हो, यानी कि तुम्हारा तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का कोई विचार ही नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये यहीं से साफ एक तरह से जाहिर हो गया इंडियंस को कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म ही नहीं करना चाहते। तो ये एक तरह का कॉज, इमीडिएट कॉज माना जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए मैंने यहाँ पे इल्बर्ट बिल आपको बताया, ठीक। अब आते हैं डिफरेंट थ्योरीज कांग्रेस को जो बनी, तो उसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस थे। जैसे कि लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वॉल थ्योरी दी। उनका यह मानना था कि जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, एकदम सिपाही म्यूटिनी जिसको हम बोलते हैं, सिपाही विद्रोह, क्योंकि उसमें सिपाहियों ने बहुत विद्रोह किया और फिर और भी लोग जुड़े, महाराजा भी कुछ जुड़े। तो 1857 में हुआ था कि डिसकंटेंट, एक तरह से जो आक्रोश अंदर ही अंदर वो बढ़ रहा था और वो एकदम से फूट पड़ा। तो उस तरह का जो आक्रोश अंदर ही अंदर जो प्रेशर बन रहा है, उसको प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल्व के तौर पे ये एक्ट करेगी कांग्रेस, ऐसा लाला लाजपत राय का कहना था। तो ये ब्रिटिशर ने, क्योंकि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तो ब्रिटिशर ही था, तो लाला लाजपत राय ने अपनी एक जर्नल आता था जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें यह बात कही कि इन अंग्रेजों ने जो है कांग्रेस को बस इसीलिए बनाया है ताकि जो प्रेशर अंदर से वो बनेगा तो उसको कांग्रेस के थ्रू रिलीज़ कर देंगे। रिलीज़ कैसे कर देंगे कि भाई कांग्रेस वालों से बोलें कि लोगों को थोड़ा सा मना लो, कि तो लोगों से बोल दो नहीं, ये जो हम बिल लाएँ इस अच्छे के लिए लाएँ। तो लाला लाजपत राय मतलब एक तरह से अगेंस्ट में थे इसके बनने पर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी RP दत्त ने दी थी। इनका ये मानना था कि भाई ये जो कांग्रेस बनी है ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बनी है, मतलब कि कॉन्स्पिरेसी इन द सेंस कि कुछ गलत करने के लिए, तो ये भी एक नेगेटिव साइड में ही थी थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। अब ये तो अगर हम देखें, अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थोड़े से मॉडरेट साइड में थे, यानी कि कुछ ऐसा विद्रोह टाइप नहीं करते थे। जैसे लाल बाल पाल हम सुनते हैं, तो ये थोड़े से विद्रोही टाइप थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले तो बहुत ही मॉडरेट टाइप थे, है ना। तो एक्चुअल में ये जो थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, अगेंस्ट में नहीं है। इन्होंने ये बोला था कि हाँ, हमें ये बात पता है कि A.O. ह्यूम ने इसीलिए हो सकता है बनाई हो सेफ्टी वॉल्व के लिए ही, ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर बने वो रिलीज़ किया जा सके और इस तरह से अपने फ़ायदे के लिए बनाई हो। लेकिन अगर हम भी कुछ अगर ऐसा करेंगे, मतलब कि कुछ भी अगर, क्योंकि हम इस तरह का अगर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते तो ब्रिटिशर हमें रोक देते, ब्रिटिशर हमें बनाने ना देते, और हम कुछ भी एक्टिविटी उसके थ्रू करते तो ब्रिटिशर हमें करने ना देते, रोक देते। तो इसलिए वो हमारे लिए जो है एक शील्ड की तौर पे एक्ट करेगी कांग्रेस, या फिर जो A.O. ह्यूम है। तो उस वहीं से आया ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। क्लियर। अब इसमें डफरिन के भी कुछ ओपिनियन थे। डफरिन उस समय वॉइस रॉय हुआ करता था जब कांग्रेस बनी, ठीक है। तो जब कांग्रेस बनी ना, अच्छा जल्दी से बताइए, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, व्हेन हु वाज द गवर्नर जनरल, कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो जब कांग्रेस बनी तो डफरिन वाज द वॉइस रॉय। अब ये जो डफरिन है, जो वॉइस रॉय था उस समय, इसका कहना था कि कांग्रेस इज अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। कांग्रेस को उसने फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला।
फैक्ट्री ऑफ सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, यानी राजद्रोह की फैक्ट्री, यानी कि जो कांग्रेस वाले हैं ये राजद्रोह फैलाएंगे। जिस तरह 1857 की क्रांति हुई और उस तरह की फिर से क्रांति हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस वाले राजद्रोह फैला रहे हैं कांग्रेस को बना के। तो ये डफरिन का मानना था जो उस समय वॉइस रहा था, ठीक है। और ये थ्योरी उन्होंने को बता दी, इसको सेफ्टी वॉल थ्योरी हिंदी में बोलते हैं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप हिंदी में षड्यंत्र सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है, षड्यंत्र सिद्धांत। ऑलराइट, चलिए इतनी चीज़ क्लियर सभी को, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? देन हम अभी आएंगे, अगला जो हमारा स्लाइड रहेगा दैट विल बी द इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कैनिंग था, बिल्कुल सही है, 1857 में कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही। शिवांगी, फरीन, शिखा, नितिन, अमिता, नैतिक। सर नोट्स ब्लर आ रहे हैं, कुछ सोल्यूशन बताइए। नोट्स आदित्य आप एक बार कंफर्म करिए कि वो वेबसाइट में ब्लर आ रहे होंगे, एप्लीकेशन में ब्लर नहीं है। और वो वेबसाइट वाला भी सही आई थिंक हो चुका है, जितना मुझे पता चला था, क्योंकि आप में से किसी ने ये नहीं बताया था कि वो वेबसाइट में ब्लर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलो नो डाउट्स, ओके। तो अभी आते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस देखते हैं। तो सबसे पहला सेशन तो मैंने अभी आपको बता दिया कि 1885 में हुआ था, 1885 में। इसको किसने प्रिसाइड किया था? वोमेश चंद्र बनर्जी, ये मैंने नहीं बताया था ना। वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसको प्रिसाइड किया था, यानी कि इसकी अध्यक्षता करी थी। हुआ कहाँ पे था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। और कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? तो 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। सेकेंड सेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है कहाँ पे और कब? 1886 में। एक्चुअली साल के अंत में, दिसंबर के टाइम पे इन लोगों का मीट हुआ करता था। 1886 में जो है दूसरा सेशन होता है कैलकाटा में, ठीक है। चलो यहाँ पे क्योंकि दूसरे नंबर पे हम लोग लिख रहे हैं कि किसने प्रेसाइड किया, तो वही लिख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है। और एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं दादा भाई नौरोजी जी की रिगार्डिंग, कि इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 1886 दादा भाई नौरोजी जी ने प्रेसाइड किया, और कहाँ पे हुआ? ये कैलकाटा में हुआ, ठीक है। पता है कलकत्ता वाले सेशंस को मैं अभी एक साथ समराइज़ करूंगा, क्योंकि कलकत्ता वाले सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको अटेंड किया था 434 डेलीगेट ने। देख रहे हैं कितना बड़ा जंप है। हो सकता है इसको भी थोड़ा ज़्यादा लोग अटेंड करते हैं अगर वो पूना में होता तो। थर्ड सेशन पे आते हैं। थर्ड सेशन हुआ 1887 में। अब ऐसा नहीं कि एक एक सारे सेशन देखेंगे, थोड़े से शुरू के 4 वाले देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वही देखेंगे। तो थर्ड सेशन 1887 में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो और ये हुआ कहाँ पे था? ये मद्रास में हुआ था। और ये सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और सब में नहीं देखना है कि कितने डेलीगेट्स रहे, बस पहला देख लिया दूसरा देख लिया। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1888 में हुआ था ना, क्योंकि इसको प्रिसाइड किया था जॉर्ज यूल ने। और जॉर्ज यूल जो है ये क्या है? ये एक ब्रिटिशर। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था ये भी आपको याद रखना है, इलाहाबाद में सेशन हुआ था, ठीक है, जो अभी प्रयागराज हो चुका है। तो जॉर्ज यूल की अगर बात करें, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक। फोर्थ देख लिया, अब ऐसे फिफ्थ नहीं देखेंगे, अब सीधे आएंगे 1896 का जो सेशन हुआ था। बस ये 4 देखने थे, 1 2 3 4 लगातार। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ईयर लिखूंगा, 1896 में सेशन हुआ था कैलकाटा में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था भाई रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम was sung for the first time, was sung for the first time, यानी कि सबसे पहली बार गाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन उन्होंने ये नेशनल सॉन्ग लिखा नहीं था। किसने लिखा था जरा बताइए? वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये लिखा था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन शॉर्ट में टैगोर लिख देता हूँ, ठीक है। और वंदे मातरम ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, जो उनकी नॉवेल थी आनंद मठ, उसी में ही ये एक पोएम थी,
जिसको कि हमने बाद में नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया। कब अडॉप्ट किया? पॉलिटी में पढ़ेंगे 24 जनवरी 1950 को, ठीक। 1896 देख लिया। अभी आते हैं, और ये वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले, रहमतुल्ला करके एक थे हमारे, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद ही पूछे, तो रहमतुल्ला बस याद रख लो। अगर पूछ भी लेगा तो भी आप कर लोगे, ठीक है, रहमतुल्ला। 1901 पे आते हैं। 1901 का सेशन भी कैलकाटा में ही हुआ, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइम गांधी अपीयर्ड। फर्स्ट टाइम पे हमें किसी कांग्रेस के सेशन में गांधी जी की अपीयरेंस दिखती है। गांधी जी ने कांग्रेस के सिर्फ एक ही सेशन को प्रिसाइड किया था, वो 1924 में हुआ था, वो हम देखेंगे, लेकिन ये उन्होंने प्रिसाइड नहीं किया यहाँ पे 1901 में। इनकी अपीयरेंस देखने को मिली, यानी कि देखने पाए गए, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम गांधी अपीयर्ड इन दी सेशन ऑफ कांग्रेस। बस मैं इन शॉर्ट गांधी अपीयर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैलकाटा में सेशन हुआ था। प्रिसाइड किसने किया था? डी वाचा करके थे, तो वो भी यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ 1905 एंड 1906। 1905 वाला जो है ये 1905, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, बिकॉज जब हम कल का लेक्चर देखेंगे तो यहीं से मेनली स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हुआ था बंगाल का विभाजन। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अब यहाँ से जो मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो मैं आपको आगे नहीं बताने वाला हूँ, कभी नहीं आएंगी वो, शायद ही आए, ठीक है। रिवीजन के लिए हो सकता है, रिवीजन पर्पस से मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ें आने वाली, जैसे 1905 में मैं जब आपको चीज़ बताऊँगा कि कैलकाटा में हुआ, ठीक है, सॉरी कैलकाटा बोल रहा हूँ, ये बनारस में सेशन हुआ आपका, ठीक है। 1906 वाला कैलकाटा में हुआ था, ठीक है। तो 1905 वाला ये है जो आपका बनारस में सेशन हुआ, और इसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। यहाँ पे स्वदेशी को लेके थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। अब वो स्वदेशी वगैरह यानी कि प्रोक्लेमेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का। अभी स्वदेशी क्या था, क्यों था, ये तभी मैं आपको बताऊंगा जब कल हम लोग पढ़ेंगे। 1906 में ये सेशन हुआ था कैलकाटा में, ठीक है, कैलकाटा में सेशन हुआ था, और इसको दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया था। और ये और भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 4 रेजोल्यूशन लिए गए थे। किस चीज़ को लेके? स्वराज, बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन। अब क्यों लिए गए थे ये भी आपको मैं कल बताऊंगा। तो यहाँ पे बस मैं अभी लिखे दे रहा हूँ कि 4 रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड, ठीक है, और ये चीज़ मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अडॉप्टेड 4 रेजोल्यूशंस। देन आते हैं 1907, ये इंपॉर्टेंट है, सूरत में हुआ था, और सूरत में यहाँ पे हुई थी स्प्लिट मतलब कांग्रेस टूट गई थी। यहाँ पे क्यों टूटी थी वो भी कल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख इस वजह से रहा हूँ बिकॉज हम इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस की पूरी लिस्ट देख रहे हैं। इसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने। ध्यान रखिए बोस नहीं है, घोष है, ये घोष ना कि बोस, ठीक। देन 1911 का सेशन होता है कैलकाटा में। एक चीज़ आपने देखी, नौरोजी जी ने कैलकाटा का सेशन प्रिसाइड किया 1906 में, ठीक है। नौरोजी जी ने कैलकाटा का सेशन प्रिसाइड किया था 1886 में, और नौरोजी जी ने एक 1893 में कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया था। तो नौरोजी जी ने टोटल 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया। तो 1886, 1893 और 1906, यानी कि 3 टाइम जो है, 3 टाइम्स कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे ये, ठीक है। प्रेडिसेंट लिख दिया, प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी, और 1911 पे आते हैं। तो 1911 वाला जो सेशन है ये आपका होता है कैलकाटा में। यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टाइम रिसाइटल हुआ, यानी एक तरह से गाया गया, क्या? फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम। अभी मैं कैलकाटा वाले एक साथ समराइज करूँगा ये आपको, ताकि आसानी से याद हो जाए कि कब नेशनल सॉन्ग गाया गया, कब नेशनल एंथम गाया गया, सारी चीज़ें। तो नेशनल एंथम हमारा क्या है? जन गण मन। ये लिखा था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जन गण मन अधिनायक जय हे, है ना। और 19 अगर हम 16 में बात करें तो हुआ था लखनऊ में सेशन। ये भी सब याद हो जाएंगे अपने आप। अब कल से स्टार्ट होने दीजिए, कल से एक्चुअल में चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो 1916 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो स्प्लिट हुआ था ये फिर से मर्जर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फिर से 1916 में इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को वापस अंदर लिया गया था बिकॉज यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट को भगा दिया गया था। एक्सट्रीमिस्ट क्या नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कल से सब आ जाएगा। तो यहाँ से एक तरह से फिर से मर्जर हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक पैक्ट भी साइन हुआ था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। देन 1917 का ये सेशन इंपॉर्टेंट है, ये कैलकाटा में ही ये सेशन हुआ, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको प्रिसाइड किया एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट यहाँ इसको प्रिसाइड करके बन गई फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है, वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस।
तो ये भी सेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। अब आते हैं 1924 का सेशन। 1924 का इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसको प्रिसाइड किया गांधी जी ने, और ये हुआ बेलगाम। बेलगाम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है, और इसको प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इट वॉज दी ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी। जब ये जेल से छूट के आए थे ना, तो तब इन्होंने प्रिसाइड किया था। अब क्यों जेल में गए थे वही फिर, ठीक है, कल से हम लोग चीज़ें देखेंगे। एक्चुअल में जो हिस्ट्री है वो कल से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 1924 में देख लिया, ठीक है। और कोई सेशन 1925 वाला, हाँ 1925 वाला, ये कैसे बोल सकते हैं भाई, कानपुर में हुआ था ये सेशन हैं, कानपुर में सेशन हुआ, तुम लोग भूल जाओगे इसको। कानपुर में सेशन हुआ था और इसको प्रिसाइड किया था सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू जी ने इसको प्रिसाइड करके, हु वॉज द फर्स्ट वेमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। यूपी की गवर्नर बनी थी राज्यपाल आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो एक तरह से एनी बेसंत पहली विमेन प्रेसिडेंट हुई कांग्रेस की, और सरोजिनी नायडू पहली इंडियन, क्योंकि एनी बेसंत इंडियन तो थी नहीं ना, इसलिए। 1925 का हो गया। 1929 वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बस इतना याद रखो, लाहौर में हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया था। बाकी तो इसको रिगार्डिंग हम चीज़ें आगे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें। 1931 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराची में हुआ, ठीक है, और इसको प्रिसाइड किया सरदार पटेल जी ने। तो जब हम लोग आगे देखेंगे इन सेशन, इन 1929 वाले और 1931 को डिटेल में, 1924 को ऐसे डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। हाँ, रेपिटेशन होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी जेल से छूट के आए, फिर उन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया, ठीक है, इसका भी रेपिटेशन नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग अच्छे से देखेंगे, तब यहाँ पे आप आके चीज़ें नोट कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये हुआ था, ठीक है। बता इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ फालतू में टाइम वेस्ट ही होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि जब मैं फिर से आपको बताऊंगा आगे तो उसका मतलब क्या भी करने का। तो 1931 में कराची में सेशन हुआ था, सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया था। देन 1937, ये मैं आगे नहीं बताऊंगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये सेशन हुआ था फैज़पुर में, फैज़पुर में सेशन हुआ था, इसको नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज, फर्स्ट सेशन हेल्ड इन विलेज, यानी गांव में होने वाला ये पहला सेशन बना, ठीक। और यहाँ पे मुझे एक और स्लाइड क्रिएट करनी पड़ेगी, रुक जाओ। यहाँ तक किसी को ये डाउट तो नहीं है? एक बार क्लियर कर दो। बस हमारा 3-4 और सेशन देखने हैं, बस 3 सेशन और है ना। चलिए, तो 1937 वाला देख लिया। उसके बाद 1938, ठीक है। 1938 का इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रिसाइड किया था। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। हरिपुरा में सेशन हुआ था ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवाद हो गया था, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनती है जिसके पहले चेयरमैन नेहरू जी बनते हैं। ये 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करते हैं बोस जी, और उसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं नेहरू जी, ठीक। और 1939 का जो है ये कहाँ पे हुआ था? हरिपुर में, ठीक। और ये वाला हुआ था, इसको प्रिसाइड किया था राजेंद्र प्रसाद ने। एक्चुअल में प्रिसाइड करने वाले थे बोस जी ही, चुनाव जीत गए थे प्रेसिडेंटशिप के, लेकिन उन्होंने फिर रिज़ाइन दे दिया क्योंकि मतभेद हो गए थे गांधी जी और इनके बीच में, ठीक है। तो त्रिपुरी में ये सेशन हुआ था और यहाँ पे बोस जी ने रिज़ाइन कर दिया और अपनी खुद की पार्टी बना ली विद इन द कांग्रेस, जिसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इन द ईयर 1939। एंड द लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज 1946 का सेशन। इसको प्रिसाइड किया था हमारे किसने? JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी, जिनको हम आचार्य कृपलानी के नाम से भी जानते हैं। और ये सेशन हुआ था मेरठ में। अब हम कुछ चीज़ें समराइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कलकत्ता में जो सेशंस हुए थे उनको मैं आपके लिए समराइज करूँगा। तो कलकत्ता में हमारे कौन कौन से सेशन हुए जो इम्पोर्टेंट हैं? तो एक तो सबसे पहले जो आपका सेशन हुआ था 1886 में दूसरा सेशन हुआ था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1886 में सेकंड सेशन हुआ था और इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे 434 डेलीगेट्स आए थे। दूसरा कलकत्ता वाला क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1896 का, 1886 के 10 साल बाद 1896 का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था सबसे पहले, वंदे मातरम, जो नेशनल एंथम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जो हमारा नेशनल एंथम है, वो भी कलकत्ता के सेशन में ही गाया गया था। तो ये 1911 में हुआ था, ठीक है। तो नेशनल एंथम ये जनगण मन जो है गाया गया था। एंड देन और कौन सा इंपॉर्टेंट है? और हमारा जब एनी बेसंत जी बनी थी 1917 में, 1917 में
एनी बेसेंट ने इस सेशन को प्रिसाइड किया एंड सी बिकेम दी फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड दी सेशन ऑफ कांग्रेस। तो कलकत्ता के 1886, 96, 1911 और 1917 सारे याद हो गए। दो चीज़ें बस और, रुक जाओ यार, दो चीज़ें बस और वो दो चीज़ें क्या हैं कि कौन है जिन्होंने कांग्रेस की सबसे ज़्यादा टाइम प्रेसिडेंटशिप उन्होंने हासिल करी, और कौन है जो सबसे यंगेस्ट बने। ठीक है, तो ये चल क्यों नहीं रहा है, तो ये आपके यंगेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यंगेस्ट बने हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये 35 साल की उम्र में बने और यंगेस्ट बने। ठीक है, ये 35 साल के 1923 में सेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें, बट वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यंगेस्ट कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 35 साल की उम्र में बने थे। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अगर पूछ ले तो देखो ये सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। वैसे तो सोनिया गांधी ने सबसे लंबे टाइम तक मतलब कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप होल्ड करी, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर बात करें एंड दैट टू प्री इंडिपेंडेंस तो वो रहे हमारे एम। ये कौन है एम बताइए जल्दी से, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और कौन सा अगर पूछ ले कौन सा अंग्रेज 2 बार रहा है, ठीक है, तो वो विलियम वेडरबर्न रहा है। ठीक है, विलियम वेडरबर्न 2 बार जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा है, वेडरबर्न। ठीक है, WEDDERBURN। ठीक है, विलियम वेडरबर्न ये 2 बार रहा है, ट्वाइस। कांग्रेस वाला हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस तक के जितने भी हमारे गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय रहे हैं उनके बारे में इन शॉर्ट हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर इतने सेशन कैसे याद होंगे? इतने सेशन याद करने से याद होंगे, है कि नहीं? अब ये काम रिफाइन करके जो चीज़ें था वो मैंने आपको बता दी है। कलकत्ता के सेशंस को अलग से मैंने लिख दिया, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लिख दिए। ठीक है, बाकी थोड़ा तो एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ही मतलब यहीं पे अंदर हो जाएगा तो फिर सोचो कि सबका ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटर कहाँ पे प्रोड्यूस होगा कि आपके एफर्ट जो है वो डिफरेंशिएट करेगा आप में जिसका सिलेक्शन होगा और एक उस स्टूडेंट में जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा तो एफर्ट मारना पड़ेगा। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, बार बार रिपीटेशन करेंगे तो काफ़ी सारे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं जैसे बात करूँ 1948 ये 38-39 वाला, 29-31 वाला, ये अपने आप याद हो जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी इनको मत रटना। ठीक है, लिख लो 1901 के जो बाद वाले हैं उनको मत रटना, अपने आप काफ़ी तो याद हो जाएंगे। जब हम अभी हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, काफ़ी सारे सेशन, और जो याद ना हो उनको फिर से देख लेना एक बार। ठीक है, उन पे स्टार मार्क लगा के। अब ये आपका ऑर्डर यही होना चाहिए कि भाई आपने एक बार पढ़ा, दोबारा फिर पढ़ा, फिर आप किसी से बोल दीजिए, आपका कोई छोटा भाई बहन है फिर कोई फ्रेंड होगा, रूममेट होगा, तो पूछने के लिए उसने आपसे पूछा, देन उससे इसे बोल दीजिए कि जो मेरे को नहीं आ रहा उस पर स्टार मार्क लगा दो, क्योंकि अब मैं जब अगली बार पढ़ूँ तो सिर्फ उसी पे फोकस करूँ। तो इस तरह से आपको बार बार रेपिटेशन करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम गवर्नर जनरल्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलियम बेंटिक। यहाँ तो किसी को डाउट तो आई होप नहीं होगा, और वो मानते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो विलियम बेंटिक ये हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो लोग पहले पढ़ चुके हैं पॉलिटी वगैरह मेरे से वो लोग जानते हैं, ठीक है, कि क्या मतलब है इसका। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोग पॉलिटी में इस चीज़ को देखेंगे भी। देखो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का मेन गढ़ रहता था वो बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, एक्ट ला के, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, जो गवर्नर, यहाँ पे एक गवर्नर बैठता था, यहाँ एक गवर्नर बैठता था, ये यहाँ एक गवर्नर बैठता था, ये गवर्नर ऑफ बंगाल, ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये गवर्नर ऑफ मद्रास। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, यानी कि थोड़ा सा इनसे इनके कंपैरिजन में इसको पावरफुल बना दिए। कब? 1773 में। सुन लो बस, वो पॉलिटी में मैं लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, 73 में। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वॉरेन हेस्टिंग। 1833 में, 1833 में एक और एक्ट लाया इन्होंने, बोला अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया है, यानी ये दोनों लोग अब इसके अंडर में हैं, बॉम्बे और मद्रास वाले। तो एक तरह से कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस टर्मिनोलॉजी में चेंज हो रहा है और एक तरह से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें चेंज हो रही हैं। उससे हमें भारी भारी वर्ड से लेना देना कुछ नहीं है। बस ये जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा पॉलिटी में उसको सीधे रट लेना। 1773 और 1833। अभी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। विलियम बेंटिक के टाइम पे ऐसा क्या क्या हुआ वो यहाँ हम पढ़ने आए हैं। सबसे पहले तो यह मैं आपको बता ही चुका हूँ, कल हम लोगों ने देखा था कि 1829 में एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ सती,
यानी सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था। मेनली किसके एफर्ट्स थे ज़रा बताइए कमेंट में। दूसरी चीज़ ये है कि सप्रेशन ऑफ ठगी हुई थी। सप्रेशन ऑफ ठगी मतलब ठगी व्यवस्था चलती थी उस समय, ठग्स हुआ करते थे हाईवे में जो लूट पाट वगैरह मचाया करते थे, लूट लेते थे, तो उनको सप्रेस करने का इसने काम किया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, तो ये हो गया अबॉलिशन ऑफ सती। और हाँ, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन रॉय, उनके एफर्ट से हुआ था, ठीक है। एंड ही एबॉलिश्ड सर्किट कोर्ट्स, ठीक है। जो कॉर्नवालिस जी जो आए थे हमारे, वो कुछ कोर्ट सेटअप करके गए थे, सर्किट कोर्ट्स, उनको एबॉलिश करने का काम किया। मेटकाफ पे आते हैं 1835 से 36, एक ही साल रहे। ये देख रहे हो कितने साल, 7 साल, ये 1 साल। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? प्रेस पे, जो हमारी इंडियन प्रेस होती थी, उस पर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा निषेध लगे हुए थे कि कोई भी ऐसे मतलब पब्लिश नहीं कर सकता न्यूज़पेपर को, और पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी और सारी चीज़ें, और कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं कर सकता। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, जिसको कि चार्ल्स मेटकैफ आए और उन्होंने ख़त्म कर दिया। तभी इनको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, जिन्होंने भारतीय प्रेस को लिबरेट कर दिया, आज़ाद कर दिया। लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्यों 1 साल रहे। ब्रिटिशर्स तो चिढ़ गए ना कि क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, लिबरेट कर क्यों कर रहे हो, क्या मिल जाएगा उससे। तो बोले तुम आ जाओ इधर, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 साल रही है। देन आते हैं डलहौजी। अब डलहौजी की रिगार्डिंग तो 2-3 चीज़ें तो आप ही बता सकते हैं तुरंत अभी। जैसे कि एक तो हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद आ रहा है आपको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि 1848 में आया था। क्यों लाया था ये डलहौजी, और ये था क्या, वो सब हमने देखा था। और सबसे पहला स्टेट कौन सा कैप्चर किया था, ये ज़रा बता दीजिए जल्दी से। सबसे पहला कौन से वो किया था, फर्स्ट ट्रेन या फिर फर्स्ट रेलवे लाइन वो रन करी थी इसी के टाइम पे। वो कोई मतलब ऐसी पैसेंजर नहीं थी, गुड्स कैरियर थी वो, ठीक है। तो फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी कब, 1853 1853 में बॉम्बे टू थाने में स्टार्ट हुई थी, यानी बॉम्बे से थाने ये स्टार्ट हुई थी डलहौजी के टाइम पे ही। और मैंने ऊपर कुछ पूछा था, हाँ, सतारा वॉज द फर्स्ट वन जिसको कि कैप्चर किया था। सतारा, देन संबलपुर एंड जैतपुर को एक साथ किया था। तो सतारा को 1848 में, देन संबलपुर जैतपुर को 1849 में, और झांसी को 1853 में किया था। तभी तो 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई जी ने पार्टिसिपेट किया था। कमेंट बताइए रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, मतलब उनका ओरिजिनल नेम क्या है। और एक चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था, किसके एफर्ट की वजह से पास हुआ था ज़रा बताइए। इन 1856 किसने मेनली एफर्ट मारे थे इसको लेके। और टेलीग्राफ लाइन और पोस्टल एक तरह से ऑफिस एक्ट आया था, ठीक है। तो फादर ऑफ पोस्ट भी इसको इंडिया में बोला जाता है, ठीक है, किसको, डलहौजी को। तो पोस्टल एक्ट आया था इसी के टाइम पे, ठीक है। और टेलीग्राफ लाइंस जो है बिछाई गई थी, ठीक है। टेलीग्राफ लाइंस भी जो है बिछाई गई थी इसी के टाइम पे। तो इसमें इतना याद रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध है इसी के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो विडो रीमैरिज एक्ट में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम पढ़ते हैं। तो ईश्वर टाइटल इनको कहाँ से मिला था, संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो वहाँ से इनको ये मिला था। मेयो पे आते हैं, मेयो कौन था। तो मेयो की रिगार्डिंग हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, दैट इज़ कि इसको इसके टाइम पे फर्स्ट सेंसस हुआ था। बट वो जो पहला जनगणना हुई थी, पहली सेंसस हुई थी, सेंसस आप आई होप सभी लोग समझते होंगे, जहाँ पे सारी चीज़ों की जनगणना की जाती है कि भाई इस पर्टिकुलर, जैसे आपने 2011 की जनगणना आपने सुनी होगी कि भाई इंडिया की इतनी लिटरेसी है, मेल की लिटरेसी इतनी, फीमेल कितनी, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी। तो वो सारी चीज़ें हमें सेंसस से पता चलती हैं, जिससे कि बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सके गवर्नमेंट। तो फर्स्ट सेंसस 1872 में मेयो ने करी थी, मेयो के टाइम पे हुई थी। बट ध्यान रखना कि ये एक्चुअल में कंप्लीट सेंसस नहीं था, सिंक्रनाइज्ड सेंसस नहीं था, जो कि हुआ था रिपन के टाइम पे, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले लिटन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या दोनों भाई थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिटन जो है आया था 1876 में इंडिया में, और ये काफ़ी मतलब खतरनाक टाइप था। सबसे पहले तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। खतरनाक इन दी सेंस कि मतलब इंडियंस के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं किया इसने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया ये सबसे पहले 1878 में। वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, लोकल लैंग्वेज। तो यानी लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें प्रतिबंध लगाने का ये लेके आया कि भाई, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मतलब गुजराती में, पंजाबी में, हर लोकल लैंग्वेज में, और सब कोई ब्रिटिशर के खिलाफ छाप रहा था। तो इससे तो ब्रिटिशर्स को दिक्कत थी। तो इसलिए जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लिटन इन 1878। थोड़ा सा चलिए हम प्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहला एक तरह से न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ। तो रिवीजन टाइम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, इसी में।
तो सबसे पहला न्यूज़पेपर 1780 में आया, 1780 में, क्योंकि अभी हमने चार्ल्स मेटकाफ की भी बात करी ना, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में 1780 में एक ब्रिटिशर ही था, उसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बिजनेसमैन था वहाँ, उसका बिजनेस चल वल नहीं रहा था, इंडिया में आया ऑगस्टस हिक्की। तो उसने सोचा हमारा तो चल नहीं रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं चलने देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ काफ़ी इसने चीज़ें पब्लिश करी, जिसको कि लेके फिर इसको भी मतलब तुरंत इस केस पे बैन लगाया गया। और इसका नाम क्या था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने क्या पब्लिश किया था, नाम क्या था इसका, बंगाल गैजेट। तो बंगाल गैजेट भारत का पहला न्यूज़पेपर था, ये चीज़ ध्यान रखना है, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए कुछ फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे न्यूज़पेपर देख लेते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का एक था, उसका नाम था प्रबुद्ध भारत, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, प्रबुद्ध भारत, ठीक है। अभी हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और यंगेस्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, अबुल कलाम आज़ाद। इनका था एक, ध्यान रखना, अल हिलाल करके, ठीक है, अल हिलाल। बाकी लोग हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे अम्बेडकर जी का भी हम पढ़ेंगे आगे, एक अम्बेडकर जी का था मूक नायक, ठीक है, अम्बेडकर जी का था मूक नायक। बाकी गांधी जी वगैरह इन सब के हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो चिंता ना करिएगा, वो आगे हम देखेंगे, ठीक। तो ये अभी के लिए याद कर लीजिएगा, बिकॉज विवेकानंद के तो हम आगे देखेंगे नहीं, और ये भी आगे नहीं देखेंगे, तो इनके रट लीजिएगा, और ये भी शायद ना देखें, तो ये आप रट लीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल, तभी यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, वो था क्या आप समझिए, एक आर्म्स एक्ट भी लाया। आर्म्स एक्ट मतलब कि भाई जो असलाह शस्त्र है वो आप उसमें लिमिट लगाना, कि भाई इतना असलाह नहीं रख सकते हो, शस्त्र नहीं रख सकते हो, या फिर कहीं भी खुले में ऐसे कोई भी बंदूक रखते ना पाए जाओ। तो ये इस सारी चीज़ें जो है आर्म्स एक्ट में थी, ठीक है। आज भी इंडिया में आर्म्स एक्ट चलता है, लेकिन ये है कि हाँ उसको थोड़ा सा ईज़ किया गया है, मतलब उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पहले के जितना। अब आते हैं रिपन पे। तो रिपन में तो सबसे पहले तो हमने यही देखा कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इसके टाइम पे, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इसके टाइम पे, एक चीज़ तो हमने यही देखी थी। और इसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लिबरेट किया, तभी मैंने बोला रिपन थोड़ा सा उदारवादी था, इसने इंडियंस के लिए अच्छी चीज़ें करी, ठीक है। तो ही रिपील्ड, यानी कि इसने ख़त्म कर दिया क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और तीसरी चीज़ जो है आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि जो पहला कंप्लीट या फिर फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीट जो सेंसस हुआ वो इसी के टाइम पे हुआ, फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड या फिर कंप्लीट सेंसस जनगणना इसी के टाइम पे हुई थी। कब, 1881, 1872 में मेयो ने करवाई थी, बट वो इनकम्प्लीट एक तरह से आप मान सकते हैं। कंप्लीट 1881 में हुई थी रिपन के टाइम पे। क्लियर है यहाँ तक। और इसके बाद हमें पता है 84 की बात कर रहा है रिपन, और रिपन के बाद कौन आता है, डफरिन, जिसके टाइम पे कांग्रेस हमारी बनी थी। तो यहीं तक हम देखेंगे रिपन तक, ठीक है। बाकी हम आगे के अब नहीं देखेंगे, और आगे के जो होंगे वो हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ तक कभी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हिस्ट्री, तो यहाँ तक इसलिए मैंने आपको बताया भी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये रिविजन टाइम है, और किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। रिविजन में हम लोग सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रिपन को फादर ऑफ क्या शिवांगी, तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस, हाँ फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बोलते हैं, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन का जनक। चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। इसको रट लेना एकदम, किसको बोलते हैं, रिपन जी को। क्या चीज़, ज़ीशान अख्तर 1836 से 48 तक कौन था, मेटकाफ के बाद 1836 से पूछ रहे, 1836, तो इसके बाद लॉ एक एलन बोरो आया था, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 48 तक पूछे हो ना, तो एक तो एलन बोरो आया था, फिर एक हार्डिंग आया था, ठीक है। वो सब हम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था उनके टाइम पे, फिर उन्होंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया था, तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑकलैंड हो गए, आपके एलन बोरो हो गए, और आपके ये हार्डिंग हो गए, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, सिट स्ट्रेट एंड डीप ब्रीथ। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देन फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है।
देखो भावना गुप्ता ने सबसे सही पॉइंट यहाँ पे याद दिलाया, एंड दैट इज़ कि इसके टाइम पे वुड्स डिस्पैच भी तो आया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये आपने किसी ने याद ही नहीं दिलाया। 1854 में वुड्स डिस्पैच, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच 1854 इसी के टाइम पे आया था। क्वालिटी है तो सत्यम, आई थिंक इतना 1080p 150 रुपये देगा, अच्छा है। चलो भाई, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जल्दी से। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि कांग्रेस से बनने के पहले कौन कौन से सेशंस हुए, तो मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने। 1836 में बंग भाषा सभा बनी, राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स ने बनाई, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। 1875 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग बनी थी, शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी। 1876 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले तो हम दो भूल ही गए। 1866 में, फिर 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, लोग जो कि लंदन में बनती, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाते हैं दादा भाई नौरोजी। देन 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, एम जी राणा डे, महागोविंद राणा डे जी बनाते हैं, एम जी राणा डे। देन 1875 इंडियन लीग बाई शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इंडियन लीग बाई शिशिर कुमार घोष। 1876 इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसको बनाते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। देन 1884 में मद्रास महाजन सभा, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसको बनाते हैं फिरोज शाह मेहता, के टी तिलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। फिर हमने देखा कि 1884 में एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट आया, एल्बर्ट बिल उसको बोलते हैं, रिपन के टाइम पे। तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, और कंट्रोवर्सी की वजह से एक पार्टी का जन्म होता है, एंड दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम उसका फाउंडर है, एओ ह्यूम, जो कि एक ऑर्निथोलॉजिस्ट और इंडियन सिविल सर्वेंट था। उसने कुछ लोगों को कलेक्ट करके इंडियंस को एक पार्टी बनाई। 1885 में पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जिसको कि प्रिसाइड की अध्यक्षता करी वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने। देन हमने देखा थोड़ी सी चीज़ें दादा भाई नौरोजी जी के बारे में, जिन्होंने दूसरा सेशन को प्रिसाइड किया कांग्रेस का, जो 1886 में कलकत्ता में हुआ। 434 लोगों ने हिस्सा लिया, पहले वाले में 72 लोग। तो नौरोजी जी ने 1886, 1893 और 1906 जो आपका हुआ था कलकत्ता में सेशन, इसको प्रिसाइड किया, ठीक। देन ये पहले ब्रिटिश MP थे। नेशनल इनकम और पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट की, रस्ट गोफ्तार इन्होंने पब्लिश की। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया नामक किताब लिखी, जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी यानी कि निकासी सिद्धांत, धन निकासी सिद्धांत के बारे में बताया, और इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस की बात करें तो हम कैलकाटा सेशंस जितने हुए इंपॉर्टेंट वाले, उनको समराइज कर लेते हैं। 1886 में नौरोजी जी 3 बार रहे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। 1886 में, 1896 में कलकत्ता का हुआ, जहाँ वंदे मातरम गाया गया भाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि कंपोज किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1896 के बाद हमारा 1911 का, जहाँ पे नेशनल एंथम सबसे पहले गाया गया, राष्ट्रीय गान जनगण मन, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, 1911 में गाया गया, और हम लोग 11 कैसे, 11 थोड़ा सा लाइन टाइप लग रहा है, और हम लोग स्कूल में लाइन लगा के खड़े होते थे नेशनल एंथम को गाने के लिए, है कि नहीं, तो थोड़ा सा वैसे याद कर लो। और 1917 में होता है कैलकाटा में सेशन, जिसको कि एनी बेसेंट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड दिस सेशन ऑफ कांग्रेस, 1917 में। देन ये हमने कैलकाटा के सेशन देख लिए, बाकी के सेशन हम लोग कल से देख लेंगे, इंपॉर्टेंट, तो वो फिर से रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं डाला। जो आगे नहीं हम करेंगे वो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 1937 में, 1937 में फैज़पुर में सेशन हुआ कांग्रेस को, जिसे नेहरू जी ने प्रेसाइड किया, एंड इट वॉज द फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन अ विलेज, ठीक है। बाकी के सेशंस हम लोग करेंगे आगे। एंड मदन मोहन मालवीय मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रहे हैं, और विलियम वेडरबर्न एक ऐसा वो रहा है, मतलब अंग्रेज, जो उसने 2 बार प्रेसाइड किया। पहला अंग्रेज कौन था, जॉर्ज यूल, 1888 में 4th सेशन को प्रेसाइड किया, इलाहाबाद में हुआ था। और पहला मुस्लिम कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में सेशन हुआ था, तीसरा वाला 1887 में। और सबसे यंगेस्ट कौन रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनका न्यूज़पेपर क्या नाम है, जल्दी से कमेंट में लिखो, अल हिलाल, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, चलिए। अरे यार, फिर से वो डिस्कार्ड पे हो गया क्लिक, तुम लोग का पूरा टेक्स्ट चला गया, सब कुछ चला गया, और पता नहीं कैसे आता है वो Ctrl+Z, तुम लोग बताते हो, आता ही नहीं Ctrl+Z से। ओह, आ गया Ctrl+Z से, तो पूरा आ गया, वाह मैजिक। लेकिन इन स्लाइड वाला नहीं है, फिर से दबाएं क्या, अरे वो चला गया यार, क्या हो रहा है, ये आया था चला गया। क्या ये हो रहा है, ये पहले आया था, मैंने सोचा कि ज़्यादा के लालच में वो नीचे वाला आया नहीं था ना,
तो वही हुआ कि ज़्यादा के लालच में सभी उड़ गया। अब क्या कर सकते हैं बताओ। हम्म? किसी के पास कुछ है तक। कंट्रोल जेड से आ तो गया था लेकिन फिर से चला गया। आने लगता है अब आएगा नहीं। हे जगन्नाथ। चलो तो क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कब हुआ था पहला सेशन, पहला सत्र कांग्रेस का। मेरा कल कंट्रोल वाई से आ जाएगा क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, कंट्रोल वाई से आ जाएगा क्या? रुको रुको, तुम लोग थोड़े तेजू बच्चे हो इसलिए हम पूछ लेते हैं तुमसे। कंट्रोल वाई नहीं आ रहा यार। क्या हो रहा है यार ये? तो आ गया 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 पूरा आ गया। चलो आ गया ठीक। लेकिन वो नीचे वाला नहीं है गवर्नर जनरल, कोई नहीं, थोड़ा उतना मैनेज कर लेना। ज़्यादा के लालच में फिर पूरा न उड़ जाए। है ना? चलो करो। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर रिवीजन रहने दिया करो सार्थक, आप लोगों के कहने पे मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। रिवीजन क्यों रहने दें, मतलब थोड़ा सा सही है क्योंकि मैंने सेशन लिया था ना आपके टेलीग्राम पे, तो आप में से किसी ने रिकमेंड किया था कि सर जो आप करवाते हैं रिवीजन वो हर सेशन में करवाया करिए, बिकॉज आप कुछ में करवाते हैं। तो रिवीजन इसीलिए करवाते हैं ताकि चीज़ें समराइज़ हो जाएँ। चलो, और अच्छा बताओ आज वॉइस कैसी आ रही है? फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, तो कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। पहले तो पूना में होना था बट प्लेग की वजह से नहीं हुआ था। किसने प्रिसाइड किया था? वोमेश चंद्र बैनर्जी जी ने प्रिसाइड किया था। और दूसरा सेशन हुआ था 1887 में, इसको कि बदरुद्दीन, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा हुआ था, ठीक है। दूसरा तो कलकत्ता में हुआ था ना, दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ था मद्रास में, जिसको कि बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ने प्रेसाइड किया था, ठीक है। एंड कलकत्ता वाले तो हमने समराइज़ कर लिए थे। कलकत्ता में कौन से इंपॉर्टेंट है? 86, 96 और 86, 96 और 1911 वाला, और 1911 वाला इंपॉर्टेंट था और 1901 वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मस्त आ रही है, ऑलवेज नाइस, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। नया माइक है यार। मुझे लगा तुम लोग थोड़ी सी तारीफ़ों के पुल बांधोगे कि नया माइक है सर, बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन किसी ने कुछ बोला ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो बॉम्बे में हुआ था सेशन ये, ठीक है। उस कलकत्ता के हमने देख लिया। और कलकत्ता वाले क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले 1901 वाले कलकत्ता सेशन में गांधी जी की अपीयरेंस होती है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो नेशनल सॉन्ग 1896 वाले सेशन में, और लाइन में खड़े होते हैं एक एक करके। तो 1911 नेशनल एंथम कलकत्ता का सेशन हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इंटू टू ग्रुप्स नेम्ड एज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल में कब कांग्रेस बट गई? तो ये हम आगे कल देखेंगे। आंसर इसका 1907 है, सूरत में हुआ था सेशन ये, लेकिन हम कल चीज़ देखेंगे इसको ढंग से। सरोजिनी नायडू वॉज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। तो सरोजिनी नायडू कौन से सेशन में बनी थी? डॉल्बी एटम सराउंड साउंड, अच्छा। चलो तो सरोजिनी नायडू की अगर बात करें, हाँ बस बस इतनी भी तारीफ नहीं करनी थी। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और कानपुर में ये 1925 में सेशन हुआ था, 1925 में। फर्स्ट वुमेन की बात करें तो एनी बेसेंट थी। जरा बताइए कौन सा सेशन था? कलकत्ता में तो हुआ था, वो तो आपको याद है क्योंकि कलकत्ता वाले समराइज़ किए थे। मतलब कब हुआ था ये बताना है आपको। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट में तो 72 लोगों ने प्रेसाइड किया था, बट जो सेकंड हुआ था उसमें 434 लोगों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। और अगर हम बात करें, जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था एनी बेसेंट वाला, उसका आंसर होगा 1917 में वो सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो हाउ मेनी डेलीगेट्स फर्स्ट सेशन इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस सीजल 2022? कितना आसान है, 72, ठीक है। दूसरे में 434 और पहले में 72। डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट इंडियन वुमेन तो कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारत की महिला राज्यपाल भी थी, ठीक है। और सुचेता कृपलानी जेबी कृपलानी की वाइफ थी, और शी वॉज द फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश की बनी थी फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ये, मतलब पूरे इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी थी। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887 में किसने एड्रेस किया?
1887 की बात हो रही है, मतलब कौन सा सेशन है? तीसरे सेशन की बात हो रही है, बिकॉज 85 में पहला हुआ बदरुद्दीन उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा वाला 1886 दादा भाई नौरोजी, और 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन 1929 इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही गई थी। तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए, और किसने प्रिसाइड किया था? नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था, और लाहौर में हुआ था ये हम लोग आगे देखेंगे, तो रटने की अभी ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ आईएनसी डिड जॉर्ज यूल बिकम द प्रेसिडेंट इन 1888? कब बना था, कब बने थे ये? तो पहला हुआ था बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में जिसमें कि बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रेसिडेंटशिप की थी, और चौथा था हमारा जॉर्ज यूल का इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पे। In which of the following years did the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwell on how independent India's constitution should look? कराची सेशन ये हुआ था 1931 में, सरदार पटेल जी ने। अगेन अभी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट तो बहुत है। लाहौर के बाद हुआ था। Who among the following was elected as the president of the Indian National Congress in the year 1938 and 1939? किसको प्रेसिडेंटशिप जो है इलेक्ट हुआ था? इसको तो आप बता सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो है ना। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। हर्षिता, गोहिल, कमता, रजनीश, योगेश, रोहित, शिवम, अमिता। चलिए, इलाहाबाद, हाँ सही है। तो क्या आंसर होगा? बोस जी होंगे कि नहीं होंगे? ऑप्शन नंबर ए, है ना। हरिपुरी और त्रिपुरी सेशन अगर याद हो रहा हो, 1948 वाले के तो प्रिसाइड कर लिए थे, लेकिन 1939 वाले त्रिपुरी वाले को प्रिसाइड नहीं कर पाए थे। इसको राजेंद्र प्रसाद ने जो है प्रिसाइड किया था बाद में, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था बोस जी ने, और अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी 1939 में। बट दैट वॉज विद इन द कांग्रेस, नॉट आउटसाइड द कांग्रेस। हु वॉज द फर्स्ट women to be elected as the president of the Indian National Congress? First women, not the first Indian women. First Indian women पूछते तो सरोजिनी नायडू आंसर होता, बट फर्स्ट women एनी बेसेंट। इन विच सेशन? 1917 का कैलकाटा सेशन। Who among the following presided over the special session of the Congress in September 1923 and at the age of 35 became the youngest man to be elected as the president of the Congress? तो youngest कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी बुक न्यूज़पेपर का नाम क्या है? अल हिलाल। Who was the president of the Indian National Congress when India won its freedom in the year 1947? तो कौन था प्रेसिडेंट जब हम आज़ादी हुई मिली? तो कौन थे? जेपी कृपलानी थे, है ना, बिकॉज आखिरी सेशन इंडिपेंडेंस से पहले 1946 में हुआ था, जो कि हुआ था मेरठ में, और जेपी कृपलानी, जिनको कि हम आचार्य कृपलानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्रिसाइड किया था। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज द फर्स्ट संग एट विच सेशन? तो जन गण मन होगा तो कैलकाटा का ही, बिकॉज नेशनल सॉन्ग हो चाहे नेशनल एंथम हो, दोनों को कहाँ पे गया कैलकाटा सेशन में। अब जन गण मन नेशनल एंथम में हम लोग लाइन में लग के गाते थे, है ना, 1 on 1 करके, ठीक है, फिर एक एक करके लाइन में हम लोग गाते थे इसको, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग कब गाया गया था? इन दी 1896 का जो कैलकाटा सेशन में। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में घर कर जाए आपकी ये चीज़ें। डैश वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन December 1929 एज इट्स एनुअल। हाँ, तो 1929 सेशन लाहौर में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? नेहरू जी ने। 1931 वाला जो कराची में हुआ था उसको सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया था, और लाहौर वाला नेहरू जी ने। हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन सूरत इन 1907? आंसर बताइए। अब अगर इसमें ऑप्शन में ये रख देते ना, रास बिहारी घोष, ठीक है, तो बहुत लोग इसमें लटक जाते हैं मुझे लगता है, और वही आंसर तुरंत खटाक से मारते हैं। लेकिन ऐसे CPO ने 2019 में किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के 1907 के सूरत के सेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसको प्रिसाइड किया था श्री अरबिंदो ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस के सेशन की बात नहीं हो रही है। हु हेडेड द 19th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये है थोड़ा सा बनराकस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बनराकस टाइप क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देख के अगर आपको लगेगा कि भाई मैं 19th भी पढ़ूंगा, 20th भी पढ़ूंगा, 21st, 22, तो इस तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन में एक है। आंसर इसका तो होगा ना चाहिए गोपाल कृष्ण, एक सेकेंड, 19th सेशन की बात हो रही है, आई थिंक इसका गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ इसमें, बता दूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार करेक्ट कर दूंगा नहीं हुआ तो, ठीक है, बट मुझे लगता है गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। बट ये इस तरह से आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं कि भाई 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20 इस तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द बेलगाम सेशन समिट? तो बहुत आसान सा है, ये पहला सेशन था कांग्रेस का जिसको प्रिसाइड किया था गांधी जी ने, ठीक है।
तो ओनली सेशन, तो नॉट द पहला बट वॉज द ओनली सेशन, पहला और आखिरी भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सर आज आपको देखा था, कहाँ देख लिया अनुभव है कहाँ देख लिए तुम? इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड, तो किस सेशन में डिमांड अडॉप्ट हुई थी पूर्ण स्वराज की? तो ये लाहौर का सेशन था। मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, लेकिन है तो अब कर लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी आगे देखेंगे। आंसर इसका नागपुर सेशन होगा, लेकिन आगे देखेंगे, ठीक है। आंसर इसका नागपुर होगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक असहयोग आंदोलन हुआ था, उसको लेके यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था यहाँ पे नागपुर में, ठीक है, एक तरह से एंडोर्स किया गया था, ठीक है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन द कैलकाटा इन 1906 में? कौन था 1906 वाला जो सेशन हुआ था? तो हमने देखा था 1906 यानी कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, अगला वाला जहाँ पे 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, कल देखेंगे डिटेल में। तो ये हमारा नरोजी साहब, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन, बस 5 क्वेश्चन और 5 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1876 बाई डैश इन कलकत्ता। तो इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में बना था। किसने बनाया था? 2 नाम बताए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने जो तीसरा सेशन हुआ था कांग्रेस का 1887 में मद्रास में, उसको प्रेसाइड किया था। शिशिर कुमार घोष की अगर बात करें तो इन्होंने 1875 में 1875 में एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम जरा बताएंगे कॉमेंट में क्या नाम था? तो उसका नाम था उसका नाम खौ नहीं था, उसका नाम था इंडियन लीग, ठीक है। उसका नाम था इंडियन लीग, जो शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी 1875 में। 24th, द क्लेम फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर और ऑन द मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा वॉज पुट फॉरवर्ड फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म इन 1905। किसने रखी थी 1905 में? 1905 में कहाँ हुआ था सेशन? बनारस में हुआ था, जिसको प्रिसाइड गोखले जी ने किया था। 1906 वाला कैलकाटा इन्होंने किया था, ठीक है। 25th, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आगे पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी आया है। तो 1920 में बनी थी, नारायण मल्हर जोशी, कल मैंने आपको बताया था। इसको पहला सेशन प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। वैसे हम आगे ही पढ़ेंगे इसलिए मैं जल्दी से उसको स्किप कर रहा हूँ। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? बताइए वो कौन है जिन्होंने इंडिया की पहली नेशनल इनकम दी, पॉवर्टी लाइन दी, रस्ट गुफ्तार पब्लिश किया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश शुल्क इन इंडिया किताब निकाली, जिसमें ड्रेन थ्योरी की बात कही, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट ब्रिटिश एमपी रहे, नन अदर दैन दादा भाई नरोजी। ऑप्शन नंबर सी। 27th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, बिकॉज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 5 क्वेश्चंस का। तो वॉज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी दैट वॉज फॉर्म्ड बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन 1947? कौन जो इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी बनी थी उसके चेयरमैन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अच्छा, उदित कुशवाहा बोल रहे हैं 19 सेशन का लाल मोहन घोष होंगे। अच्छा ठीक है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसको प्रिसाइड किया था उन्होंने, जो इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनी थी। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी 1938 में, जो बोस जी ने बनाई थी, उसके भी पहले प्रेसिडेंट यही थे और इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी के भी यही थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, वो अमंग द फॉलोइंग लीडर्स किसने अटेंड की थी? ये अभी के लिए नहीं है, वैसे आंसर तो गांधी जी होंगे इसके, लेकिन अभी करना नहीं है इसको हम लोग को, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आज का सेशन होता है हमारा ख़त्म। बाकी के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे, ये मैं दिखा देता हूँ, क्या, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप तुरंत मैच कर सकते हैं इसको। 2 भी मैच कर लेंगे, सरोजिनी नायडू वाला और सुभाष चंद्र बोस वाला, तुरंत निकल आएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन था? चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन होता है ख़त्म। अच्छा, 19 सेशन लाल मोहन घोष होगा, ठीक ठीक ठीक। चलो तो वही कर देते हैं, आगे मत बढ़ो भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कौन सा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ, ये 18th। तो लाल मोहन घोष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। हाँ, 1833 में दरोगा पुसिंग ऐड कर रहे हैं कि बेंटिक के टाइम पे मैकुले मिनट आया था, बिल्कुल सही। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, तो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे कि अरे यार चल जाओ, मैकुले मिनट आया था। कल मैं हम लोगों ने देखा था ना, मैकुलेज मिनट आया था। तो 1833 में जिसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, जिसको कि नेगेट किया था वुड्स डिस्पैच ने, तो वो बेंटिक के टाइम पे आया था। और एक्चुअल में ये मैकुलेज मिनट मतलब ये थॉमस बैबिंगटन मैकुले, जो हमारे पहला, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे जो मैं करंट अफेयर डालता हूँ अगर आप वो देखते होगे,
तो आपने देखा होगा वहाँ पे उन्होंने बताया था कि फर्स्ट जो हमारा लॉ कमीशन बना था उसका चेयरमैन था मैकोले, और मैकोले थॉमस बैबिंगटन मैकोले यही लाया था इस मैकोले मिनट को, है ना। चलिए, कल हुआ युगांडा वाला, अच्छे। कंट्रोल प्लस एस दबा के ही हटाया करो, अच्छा ठीक, कंट्रोल एस से मतलब सेव हो जाता है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या बताना है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में? कौन सा माइक लिया ये नहीं बताएंगे। सर जयपुर मीटअप रख लो, अच्छा कब रख लें बताओ? सिलेक्शन के बाद हुई, सिलेक्शन ले लो फिर सब कुछ होगा, मीटअप भी होगा, फेस रिवील भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक। डीप ब्रीथ एंड सिट स्ट्रेट, ओके, थैंक यू। चलो राम राम सभी को, और धन्यवाद। किसी को आई थिंक डाउट तो नहीं है? बिल्कुल, पपाई दास ने एक चीज़ सही ऐड करी है, दैट इज़ हंटर कमीशन आया था, ठीक है, उस चीज़ को भी ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। हंटर कमीशन आया था और ये चीज़ सही ऐड करी है, रिपन जी के टाइम पे आया था, 1882 में ही आया था। यहाँ पे मैं एक सेकेंड इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। रिपन के टाइम पे आया था ये, हंटर कमीशन था, 1882 में आया था ये हंटर कमीशन, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। हंटर कमीशन इन ईयर 1882, ये एजुकेशन से रिलेटेड, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित था। तो बस एक पॉइंट इसमें ऐड करिएगा, इसमें वाला, और हम लोगों ने पीछे क्या देखा था अभी, बेंटी के टाइम पे वो मैकुले मिनट, ठीक है। तो बस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करिएगा, धन्यवाद। फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था, हाँ इसी के टाइम पे आया था, और वो मतलब ये था कि उसमें जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आसान बनाया गया था। चीज़ें इन द सेंस कि भाई वर्किंग आवर्स इतने नहीं होने चाहिए, बच्चे इतने से जो छोटे बच्चे हैं उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो ये काम, ये एक्चुअल में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था, यानी कि जो फैक्ट्री में बच्चे या फिर जो मजदूर काम करते थे उनकी कंडीशंस को अच्छा करने के लिए ये रिपन, क्योंकि मैंने बताया ये उदारवादी था, तो ये लाया था। तो हंटर कमीशन और फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में आया था, ठीक है। और भी वैसे चीज़ें हुई थी, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला तो मैंने बता ही दिया था 1882 1881 में, ठीक है। और तो सारी चीज़ें हो ही गई हैं, ठीक है।